इस बीच सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक जारी है और कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा जारी है। बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कई अहम मुद्दों को लेकर के इस वक्त चर्चा तेज है। तो बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, ऐसे भी उम्मीद। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट की जो अहम बैठक है वो इस वक्त चल रही है। तो इस केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कनिका, जानकारी चाहेंगे आपसे, केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक कब तक जारी रहने वाली है? किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चाएं संभव, किस पर मुहर लग सकती है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। लगभग 5 बजे से जो है बैठक की शुरुआत हो गई थी। उससे पहले गृह मंत्री के आवास पे एक बिहार की बैठक चल रही थी कोर ग्रुप की। लेकिन अगर हम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की बात करें तो क्योंकि आज जीएसटी काउंसिल की बैठक भी दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद जो है तुरंत कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। संभवतः ये कहा जा रहा है कि जीएसटी को लेकर जो है एक बड़ा ऐलान जो है इस बैठक के बाद हो सकता है। हालांकि क्योंकि लगभग जो हम अक्सर देखते हैं, कभी भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो होती है वो दोपहर में होती है, लेकिन इस बार जो है शाम को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। लगभग 5 बजे से बैठक शुरू हो चुकी है। और क्योंकि आपको याद होगा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जीएसटी को लेकर बड़ा ऐलान किया था और कहा था कि देशवासियों को एक राहत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अनुमान ये लगाया जा रहा है कि संभवतः ये हो सकता है कि क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद तुरंत केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जीएसटी को लेकर बड़ा ऐलान जो है वो किया जाए। लेकिन इसके अलावा क्योंकि पंजाब में लगातार जिस तरह की फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है, लगातार बाढ़ से प्रभावित पंजाब चल रहा है, उसको लेकर भी कैबिनेट की बैठक में ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी हमें इंतजार करना होगा कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसके बाद ही इस पे ऐलान होगा कि आखिरकार आज की कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले किए गए। ठीक है कनिका, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास हम लौटेंगे। लेकिन इस बीच ये भी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि बिहार चुनाव पर अमित शाह के घर भी बड़ी बैठक अब खत्म हो चुकी है। एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय बताया जा रहा है। सूत्र के हवाले से खबर सामने आई है और बीजेपी जेडीयू बराबरी पर चुनाव लड़ेंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत लंबे समय से मंथन की खबरें सामने आ रही थी कि कब ये तय होगा कि आखिर किसे कितनी सीटें मिलनी है। लेकिन अब ये खबर मिल रही है कि बीजेपी और जेडीयू बराबरी की सीट पर इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि देखिए, बीजेपी जहां 101, जेडीयू 102 सीटों पर लड़ सकते हैं चुनाव, ऐसा दावा किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। एलजेपीआर को 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं। ये सूत्रों की ओर से दावे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हम पार्टी को 6 से 7 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं और जबकि आरएलएम को 7 सीटें मिल सकती हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त कनिका कटियार लगातार बनी हुई हैं। कनिका, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह इस वक्त ये सियासत चल रही है कुर्सी को लेकर, सीट समीकरण को साधने के प्रयास है तमाम पार्टियों की ओर से, तो बीजेपी और जेडीयू की ओर से एक बड़ा फैसला ये हो सकता है क्या बराबरी की सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर? देखिए, बिल्कुल सीट बंटवारे को लेकर लगातार एनडीए के अंदर मंथन जारी था। लगभग जो है आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे 2 से ढाई घंटे की बैठक जो है बिहार कोर ग्रुप की हुई, जिसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और तमाम जो बड़े नेता हैं बिहार के, चाहे वो सांसद हों या फिर पूर्व मंत्री हों या फिर प्रदेश अध्यक्ष हों, वो इस बैठक में मौजूद रहे। लगभग 2:30 बजे जो है अमित शाह के आवास पर यह बैठक शुरू हुई थी, जिसमें कहा गया कि आगामी बिहार की रणनीति को लेकर जो है चर्चा की गई है कि आखिरकार किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा और क्या क्या रिपोर्ट कार्ड है और खास तौर पे जो सर्वे करवाया गया उसको लेकर भी मंथन है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस बार बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका नहीं, इस बार बराबरी का मुकाबला जो है वो जेडीयू और बीजेपी के बीच में होगा। यानी कि सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि एनडीए में लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय हो चुका है। इस बार 102 सीटों पे जेडीयू जो है बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ सकती है, उसके अलावा 101 सीटों पे जो है बीजेपी लड़ सकती है। लेकिन इसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं उस पे चिराग पासवान की
पार्टी हो या मांझी की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, उन बची हुई सीटों पे जो है बाकी लोगों के साथ जो है सीट बंटवारा किया जाएगा। लेकिन आपको याद होगा लगातार जो है बीजेपी के बीच में और जेडीयू के बीच में तालमेल जो बना हुआ है, खास तौर पे एनडीए, इससे पहले लगातार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में बिहार में देखने को मिली है, लेकिन इस बार जो है एनडीए में जो है बीजेपी और जेडीयू के बीच में बराबरी का सौदा जो है वो तय किया गया है, यानी कि 102 सीटों पे जो है जेडीयू चुनाव लड़ सकती है, ऐसा हमारे सूत्र जो है वो हमें जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी जो है वो 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तीसरे नंबर पर चिराग पासवान की जो पार्टी है, हालांकि चिराग पासवान एक लंबे समय से 40 सीटों की मांग करते आए हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि 40 सीटें तो नहीं, लेकिन लगभग 25 सीटें जो है चिराग पासवान को मिल सकती है। उसके अलावा जितिन मांझी को जो है कम से कम 5 से 7 सीटें जो है वो मिल सकती है। उसके अलावा कनिका, एलजेपीआर की ओर से भी पहले जिस तरीके से मांग रखी जा रही थी कि अब हमें 40 सीटें मिलनी चाहिए क्योंकि हमारा दबदबा है बिहार में, बिहार की जनता चिराग पासवान को पसंद करती है। दूसरी तरफ 143 सीटों में से बंटवारा किया जाना था क्योंकि 100 सीटें लगभग पहले से ये तय माना जा रहा था कि बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी, और हुआ भी ठीक ऐसा ही है। तो ये जिस तरीके से बराबरी की टक्कर हम जेडीयू और बीजेपी के लिए मान रहे कि वो बराबरी की सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन एलजेपीआर का तो दिल तोड़ रहे हैं इस वक्त, तो क्या ये देखने को मिल सकता है कि चिराग पासवान शायद इस पर किसी प्रकार से कोई आपत्ति उठा दे? देखिए, लगातार एक लंबे समय से चिराग पासवान जो है वो यही दावा करते आए कि वो 40 से 41 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और वो लगभग ये कहते आए कि हर बार जो है पिछली बार उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था, लेकिन वो इस बार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चिराग पासवान ने दावा ठोक रहे हैं कि अगर बीजेपी और जेडीयू साथ में चलती है तो तीसरे नंबर पर चिराग पासवान को जगह दी जाए एनडीए में। हालांकि चिराग पासवान और लगातार उनकी पूरी पार्टी जो है वो यही कोशिश कर रही है कि उनको अधिक सीटें दी जाए, लेकिन फिलहाल जो अभी फॉर्मूला हमारे सामने आया है उसके तहत यही है कि जेडीयू और बीजेपी बराबर पे लड़ेगी। उसके अलावा 20 से 25 सीटें हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी को दी जाए। लेकिन अब इस फॉर्मूले के बाद, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे आज बीजेपी की बैठक हुई है, तमाम पहलुओं पे चर्चा की गई, चाहे वो राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोटाधिकार यात्रा का इम्पैक्ट क्यों ना हो, उसके अलावा प्रधानमंत्री की मां का जिस तरह से अपमान हुआ, कल बिहार बंद बुलाया गया है, उसको लेकर बात हो, या आगामी चुनाव की रणनीति हो, क्योंकि इस बार बिहार का चुनाव अपने आप में दिलचस्प चुनाव है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों ही गठबंधन के लिए बिहार के समीकरण को साधना अपने आप में बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि एनडीए लगातार ये कहता आया है कि इस बार काम पे वोट मिलेंगे और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जैसी फैक्टर जो है वो इस बार नहीं है। हालांकि लगातार इंडिया गठबंधन भी ये कोशिश कर रहा है कि वो कई मुद्दों को उठाकर जो है बिहार की सियासत में अपने आप को जमा सके, लेकिन एनडीए की अगर हम बात करें तो लगभग ये तय है कि बीजेपी और जेडीयू जो है बराबरी पे इस बार चुनाव में जाएगी। उसके अलावा चिराग पासवान और तमाम बाकी सहयोगी दल हैं, चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। सवाल इसमें यह भी अहम हो जाता है कि क्या कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश जेडीयू को किया जा रहा है, क्योंकि कई बार अब तक विपक्षी दलों की ओर से भी सवाल उठा दिए गए हैं कि नीतीश कुमार का केवल इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, चुनाव के बाद कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें धोखा मिल जाए। तो ये कॉन्फिडेंस में लेने की भी कोशिश है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात समझने की जरूरत है, अगर हम बिहार की पॉलिटिक्स को देखते हैं तो जेडीयू अमूमन एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि वो क्षेत्रीय पार्टी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी लगातार जेडीयू को ज़्यादा सीटें मिली है, उसके बाद बिहार में बीजेपी को मिली, उसके बाद बाकी दलों को साधा गया है। लेकिन इस बार बीजेपी भी जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो ना तो जेडीयू से आगे निकले ना जेडीयू से कम रहे, वो बराबरी का सौदा करने की कोशिश कर रही है, और उसके जाहिर तौर पर यही जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जेडीयू को नाराज ना किया जाए, क्योंकि बीजेपी और एनडीए जानता है कि जेडीयू को साथ रखकर ही चलना पड़ेगा। नीतीश कुमार अपने आप में एक बड़ा चेहरा है एनडीए का, और जाहिर तौर पे 5 साल के मुख्यमंत्री वो इस कार्यकाल में रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी लगातार वो एक लंबे समय से बिहार की सियासत में अपने आप को बतौर मुख्यमंत्री सर्व करते आए हैं। लेकिन जेडीयू को साथ में रखना बीजेपी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है, तो कहीं ना कहीं एनडीए में तमाम तरह के समीकरणों पे बात की गई है। हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, हमें इंतजार करना होगा उस औपचारिक ऐलान का, जिस वक्त जो है सीटों का बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का हमें भी इंतजार रहेगा, बने रहिए हमारे साथ कनिका। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, बिहार चुनाव की तारीखों की जो घोषणा कभी भी हो सकती है, वहीं इससे पहले अलग अलग गठबंधन और राजनीति